जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो दूसरे राज्यों से स्थलांतरित होकर आए वाल्मीकि समाज जो मुंबई, ठाणा, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, नवी मुंबई, पनवेल और महाराष्ट्र के सभी जिलों में आकर स्थलांतरित हुए, जिनकी यहां कई पीढ़ियां गुजर गई वाल्मीकि समाज के लोगों की। लेकिन आज भी हमारे वाल्मीकि समाज को, सफाई कर्मचारी वर्ग को उनके काम के समकक्ष मेहनताना नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जो मुंबई शहर में बड़ी बड़ी इमारतों में, गृह निर्माण संस्थाओं में, सोसाइटियों में जो हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, ठाणा में हो, कल्याण डोंबिवली जैसे शहर में हो, उल्लासनगर जैसे शहर में हो, नवी मुंबई शहर में हो, पनवेल शहर में हो, पुणे शहर में हो, नागपुर में हो, जैसे जो भी बड़े बड़े शहर हैं जहां पर बड़ी बड़ी सोसाइटियां, जहां पर बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें हैं, वहां उन सोसाइटियों में जो हमारे लोग सफाई का पेशा करते हैं, जैसे बड़े बड़े बंगले हैं, लोगों के रिजॉर्ट हैं, होटल्स हैं, यानी असंगठित क्षेत्र जो है, वहां पर जो हमारे सफाई के कर्मचारी जो हैं वो वहां पर सफाई की सेवा देते हैं। लेकिन उनके लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोई भी किमान वेतन कायदा नहीं बनाया गया। इसीलिए हमारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, गृह निर्माण संस्थानों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी आज भी अपने किमान वेतन कायदे से वंचित हैं, उनको नहीं मिलता है। 20-20 साल, 25-25 साल सफाई कर्मचारी काम करता है गृह निर्माण संस्थानों में, लेकिन उसकी कोई भविष्य निधि नहीं, उसकी कोई सुरक्षा साहित्य नहीं, उसे किमान वेतन कायदा नहीं, उसकी मेडिकल या उसका जीवन बीमा नहीं, उसको कोई ईसीआईसी की सुविधा नहीं, उसकी कोई भविष्य निधि नहीं। ये एक गंभीर विचारणीय विषय है। साथियों, आज आपको इस पर बहुत गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जिस जमीन पर, महाराष्ट्र की जिस जमीन पर हमाल कामगारों के लिए कायदे बने हैं, अभी नया नया निर्माण बांधकाम कामगारों के लिए कायदा बना, जैसे डोमेस्टिक वर्कर एक्ट बना, घरेलू कामगारों के लिए कायदे बने, जहां पर माथाड़ी कामगार जैसे कामगारों के लिए कायदे बने हुए हैं। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में वाल्मीकि समाज जो मुख्यतः सफाई के पेशे से जुड़ा हुआ है और जो गृह निर्माण क्षेत्रों में काम कर रहा है, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहा है, उसी की तर्ज पर इन असंगठित सफाई कामगारों के लिए भी एक कायदा सरकार बनाए। साथियों, आज हमारे ही अपने लोग सामंतवादी सोच के लोगों का शिकार बनते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक व्यक्ति किसी सोसाइटी में 10 साल से काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, अब यदि वो अपने मेहनतानों को बढ़ाने की बात करता है तो सोसाइटी जो है उसको काम से निकाल देती है, कहती है कि कल से काम पर मत आना, और उसकी जगह पर हमारे ही समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को रख लेती है। तो सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को इस बात को गंभीरता से समझना होगा। अगर किसी हमारे भाई ने पगार, अगर वेतन बढ़ाने के लिए कोई लड़ाई शुरू की है तो हमको उस काम को जाकर कम मेहनताने में नहीं करना चाहिए। इतना
हमको भगवान ने बुद्धि दी है, इतनी सोच हमको बना के रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे ही समाज के लोग अपने व्यक्ति का शोषण होने के लिए वहां आमादा हो जाते हैं, वहां काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत भविष्य के लिए गलत काम है। हम अपने ही लोगों का शोषण करने के लिए दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। इस बात पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। हमें एकजुट होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आज इस देश में या इस महाराष्ट्र में बाल काटने वाले का भी एक रेट है। बाल कटाने के लिए जाइए 120 रुपया लेगा, दाढ़ी बनवाने के लिए जाइए 80 रुपये लेगा, कोई कपड़ा प्रेस कराना है तो आज 8 रुपया एक पैंट का या शर्ट का 8 रुपया लगता है। उनका रेट बना हुआ है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कामगारों का आपका क्या रेट है? कुछ नहीं। ना आप उसके लिए लड़ना चाहते, ना आप एकजुट होना चाहते। आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए सही प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आज लड़ना होगा। अगर आप आज नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह बुजदिल, कायर और नालायक बनेंगी। आपको समझना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास सही लोग हैं मार्गदर्शन करने के लिए। पहले के लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ आज के विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि आज आइए, सब लोग एकजुट होइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, सरकार से लड़िए। आपस में लड़के कोई मतलब नहीं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। हम अपने आप को कमजोर करते हैं। आज आप यहां 50 सालों से 100 सालों से आप लोग यहां रहते हैं, तो क्या आपके काम की कोई कीमत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर सोसाइटी में गंदगी साफ करते हुए, कोई गटर चेंबर खोलते हुए, किसी के गैस लग जाने से, गंदगी लग जाने से अगर किसी के जान माल का नुकसान होगा, तो क्या सोसाइटी उसके परिवार की कोई भविष्य निधि तय करेगी? नहीं करेगी। कहेगी वो तो कॉन्ट्रैक्ट का था, वो तो ऐसे टेम्पररी काम करता था, हमारे पास हो गया, आपको क्या करना। या 10-20 हजार रुपया दे देगी। क्या वो 10-20 हजार रुपया काफी है आपके व्यक्ति की जान जाने के उपलक्ष्य में? नहीं, ना काफी है। ये बात आपको बहुत धैर्य से और गंभीरता से समझनी पड़ेगी मेरे वाल्मीकि समाज के साथियों। और आपको सामंतवादियों की सोच की चुंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। समाज में मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस लड़ाई के लिए लड़ने के लिए भी रोकेंगे, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा 20%, 25% ब्याज का। फिर उनकी दारू के दुकानें, मटन की दुकानें सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने अधिकारों को समझकर लड़ने की तैयारी कर लेंगे। तो वो नहीं चाहते कि आप उनके चुंगल से बाहर निकलें। इसलिए आपको ऐसे सामंतवादी जो समाज में जो डाकू बैठे हुए हैं, जो 25% से आप लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, जो लोग आपको वहीं रखना चाहते हैं, जो आपको बाहर निकलने नहीं देना चाहते, मकड़ा जाल आप लोगों के ऊपर फैला के रखा है, उन लोगों के मकड़ा जाल से आप बाहर निकलिए और आइए अपने अधिकारों की लड़ाई हम सरकार के साथ लड़ेंगे। सरकार को बोलेंगे कि हमारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आपको एक कानून बनाना पड़ेगा। जैसे आपने माथाड़ी कामगारों के लिए कानून बनाया, जैसे आपने भवन निर्माण मजदूरों के लिए कानून बनाया, जैसे आपने हमाल कामगारों के लिए काम का कायदा बनाया, वैसे ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए आप एक कायदा बनाइए। दूसरी बात साथियों, हम लोग 100 सालों से अधिक यहां पर हैं, लेकिन हमारी कोई सफाई कामगार कोई वसाहत नहीं है। इसके साथ ही हम सरकार से 5 एकड़ भूमि की मांग करेंगे कि वहां पर हमें जो जमीन है लीज पर दी जाए, नाम मात्र शुल्क पर, जहां पर हम अपना एक असंगठित क्षेत्रों का सफाई कामगार वसाहत बना सकें, जहां पर हम लोग एकजुट होकर रह सकें। जब हम एकजुट होंगे तो मजबूत होंगे, संगठित होंगे तो मजबूत होंगे, हमारी ताकत दिखाई देगी, जिससे सरकार हमारी बात को बार बार सुनेगी, हमारी जायज मांगों को मानेगी सरकार। इसलिए साथियों, सारी बातों को भुलाकर एकजुट हो जाइए और सारे लोग आइए भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के साथ जुड़िए। तीसरा विषय हमारा जाति के दाखिले का है। हम लोग यहां पर
100 साल 150 साल से हमारे दादा पिताजी सब रहकर गुजर गए, कई पीढ़ियां हमारी यहां गुजर गई, लेकिन आज भी हमें यहाँ जाति का दाखिले के लिए मुंह बाए खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद हमें कहीं हरियाणा से, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं राजस्थान से, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं पंजाब से लाना पड़ता है, जो कि वो यहाँ पर अवैध है, वैध नहीं है। हमारी सरकार से मांग रहेगी, आप सभी लोगों को हमारे साथ खड़े रहना है कि 15 साल का वास्तव का पुरावा देखकर हमें यहाँ 15 साल के आधार पर जाति का दाखिला दिया जाए। वो हमारे लिए योजना बनी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जाति के दाखिले की योजना हमारे लिए बनाई है। तो हमको ही अगर नहीं मिलेगी, अगर आप इस पे कायदे में बदलाव नहीं करेंगे और अगर हम वो ले नहीं पाएंगे तो हम तो वंचित रह गए। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कैसे पूरा होगा, जो कायदे उन्होंने हमारे लिए बनाए। तो साथियों, ये बहुत 3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई है। इनके लिए हमें बहुत दृढ़ता से संकल्प लेकर लड़ना होगा, ताकि हम अपने आने वाले बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, उनको एक अच्छी दिशा दे सके। जब हमारे काम का मेहनताना तय होगा तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छे खिलौने दे सकेंगे, हम अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा सकेंगे, हम अपने बच्चों की और बहुत सारी खुशियां ले सकेंगे। यदि हमारा मेहनताना सही नहीं होगा तो हम तंगी में रहेंगे, हम बेकारी में रहेंगे, हम अपने बच्चों की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकेंगे, हम उनके शादी ब्याह अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे, हम गुर्बत की जिंदगी जीते रहेंगे मजबूरी में। इसलिए मजबूरी और डरना छोड़ो और मजबूत बनो और तैयार हो जाओ भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के साथ जुड़कर अपनी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई। जो अधिकार हमारे सरकार के पास हैं वो हम सरकार के जबड़े में हाथ डालकर अपना वापस लेंगे, अपने अधिकारों को लेंगे। यही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें शिक्षा दी है, यही प्रेरणा हमें हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी देते हैं। हमें कसम है भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की कि हम अब लड़कर एक दृढ़ संकल्प लेकर सरकार के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार होंगे। और आने वाले समय में आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम एकजुट होंगे और एकजुट होंगे हम मुंबई के आजाद मैदान पे, जहां हम सरकार को ललकारेंगे, जहां हम सरकार को कहेंगे कि हमारे अधिकार तुम्हारे पैरों के नीचे हैं, तुमने उनको छुपा के रखा है, वो हमें दो, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इतना ही कहकर साथियों, मैं अपने शब्दों को यहां विराम लगाता हूं और आप सभी लोगों को पुनः एक बार आगाह करता हूं कि एकजुट हो जाओ अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और लड़ो और लो अपने अधिकारों को। इतना ही कहकर मैं 2 शब्दों को विराम लगाता हूं। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम।